this is lecture 8 of immunology, and that is the external defense mechanisms. And external defense mechanism is a part of non-specific immunity. I'm Dr. Nasir Ayub, PhD scholar, Lanzhou University, China. So dear students, आज का लेक्चर इसमें हम एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे जो कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है, उसका हिस्सा है. सो इसमें सबसे पहले आता है द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर द फर्स्ट बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनवायरमेंटल पैथोजेंस. हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 7 में, कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ये बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. दिस फंक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. इसमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स दोनों शामिल हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम फिजिकल फैक्टर्स को सिर्फ फोकस करेंगे. आइंदा लेक्चर 9 में हम केमिकल फैक्टर्स को फिर पढ़ेंगे. फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड बैरियर्स टू एंट्री और प्रोसेसेस दैट रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस. फिजिकल फैक्टर में क्या शामिल है? वो तमाम बैरियर्स, वो तमाम रुकावटें जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के एंट्री के रास्ते में मौजूद हैं, या वो तमाम प्रोसेसेस जो माइक्रोब्स को बॉडी सरफेस में दाखिल होने से वो रोकते हैं. केमिकल फैक्टर्स में क्या है? दे इंक्लूड सब्सटेंसेस मेड बाय द बॉडी दैट इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ और डिस्ट्रॉय देम. ये भी माइक्रोबियल ग्रोथ को उनको प्रिवेंट करने के लिए है, लेकिन ये केमिकल फैक्टर्स हैं, इनमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं और आइंदा के लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे. फिजिकल फैक्टर्स, तो इसमें सबसे पहले है स्किन, द इंटैक्ट स्किन. याद रखिए, इंटैक्ट स्किन यानी जो बिल्कुल महफूज स्किन है, जिस पे अभी कट नहीं लगा हुआ. तो द इंटैक्ट स्किन इज़ द ह्यूमन बॉडीज़ लार्जेस्ट ऑर्गन इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वेट. यानी इस लिहाज से ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है एंड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. यानी इंटैक्ट स्किन होगा तो तब हमारी बॉडी का ये बतौर डिफेंस काम कर सकेगा. अब इस स्किन में दो डिस्टिंक्ट पोर्शंस हैं, दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, जिसको हम एक को कहते हैं एपिडर्मिस, जो दूसरे को कहते हैं द डर्मिस. एपिडर्मिस, एपी वैसे भी एपाओ को कहते हैं. तो एपिडर्मिस क्या है? द आउटर थिनर पोर्शन इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी ये स्किन का वो पोर्शन है जो आउटर है, यानी आउटर मोस्ट है, ये थिन है कंपेरेटिव टू द डर्मिस, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ. डर्मिस क्या है? ये स्किन्स का द स्किन्स एनर, यानी उसके मुकाबले में एनर है, वो आउटर है तो डर्मिस एनर पार्ट है. एपिडर्मिस थिनर है तो ये थिकर पोर्शन है. इस कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इनकी कंपोजिशन क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है. ये स्किन के लेयर्स हैं, जिसे हमने पहले पढ़ा कि एपिडर्मिस है जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये एनर जो है ये डर्मिस है, और ये टॉप लेयर जो है इनमें ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम केराटिन बोलते हैं. आगे हम इसको पढ़ेंगे. तो ये बुनियादी स्किन लेयर्स है, एपिडर्मिस और डर्मिस. द टॉप लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल इज़ डेड एंड कंटेन्स अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. ये जो टॉप लेयर है एपिडर्मल सेल्स का, ये क्या होता है? ये डेड होता है, और इसमें जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, याद रखिए कि उसको कहते हैं केराटिन. The periodic shedding of the top layer helps remove microbes at the surface. यानी इससे periodic shedding होती है. periodic shedding यानी गिरते रहते हैं जो टॉप लेयर हैं, और इस वजह से जो अटैच्ड माइक्रोब्स हैं वो भी रिमूव होते हैं. ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज़्म है कि ये जो टॉप लेयर है इसकी पीरियाडिक शेडिंग होती है, वक्फे से इसकी शेडिंग होती है. फिर एक दूसरा हमारा मैकेनिज़्म है कि हमारा स्किन यूजुअली ड्राई होता है. द ड्राइनेस ऑफ द स्किन इज़ अ मेजर फैक्टर इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ. माइक्रोबियल ग्रोथ को ये इनहिबिट करते हैं स्किन के ऊपर. Although normal microbiota and other microbes are present on the entire skin, they are most numerous on moist areas of the skin. यानी नॉर्मल माइक्रोबायोटा तो वैसे भी मौजूद होता है, दूसरे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है, जिसे हम नॉर्मल माइक्रोबायोटा कहते हैं. हम पहले पढ़ भी चुके हैं. लेकिन ये माइक्रोऑर्गेनिज्म चूँकि मॉइस्ट एरियाज़ को ये प्रेफर करते हैं, मॉइस्ट एरियाज़ वाटर की अवेलेबिलिटी को ये प्रेफर करते हैं, वाटर की मौजूदगी उसकी ग्रोथ के लिए लाजमी है. इस वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स न्यूमरस होते हैं उस जगह पे जहाँ पे
वाटर अवेलेबल हो, जिसको हम वाटर एक्टिविटी भी बोलते हैं। वाटर एक्टिविटी और वाटर अवेलेबिलिटी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को एनहांस करते हैं। पानी की मौजूदगी उनके लिए लाजमी होती है। When the skin is moist, as in hot, humid climates, skin infections are quite common, especially fungal infections such as athlete's foot. यानी जैसे हमने पढ़ा कि जहाँ पे गर्मी होती है, ह्यूमिड मोइस्ट क्लाइमेट्स होती हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, वहाँ पे स्किन इन्फेक्शंस ज़्यादा होंगी। और यूजुअली भी स्किन इन्फेक्शंस वो फंगल होती हैं। मेजर स्किन इन्फेक्शंस वो फंजाई काज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा एथलीट्स फुट। दीज फंजाई हाइड्रोलाइज केराटिन व्हेन वाटर इज़ अवेलेबल। ये फंजाई क्या करते हैं? ये केराटिन को हाइड्रोलाइज करते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो। ये केराटिन हमने पढ़ा कि एपिडर्मस में जो टॉप मोस्ट लेयर है डेड सेल्स पे उसकी कंपोजिशन डेड सेल्स उसमें मौजूद होते हैं, और केराटिन एक ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। व्हेन द एपिथेलियल सरफेस इज़ ब्रोकन, जब भी ये एपिथेलियल सरफेस उसकी ब्रेकिंग हो, अ सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन ऑफन डेवलप्स। जैसे ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उस पर दुश्मन गालिब आ जाए। क्यों? क्योंकि उस पर कट लगा होता है ना, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी इन्फेक्शन होती है? सबक्यूटेनियस क्यूटेनियस नहीं, स्किन के ऊपर नहीं, बल्कि बिलो द स्किन इन्फेक्शन होती है। ऑफन डेवलप्स द बैक्टीरिया मोस्ट लाइकली टू काज इन्फेक्शन आर द स्टेफाइलोकोकाई दैट नॉर्मली इनहैबिट द एपिडर्मस, हेयर फॉलिकल्स एंड स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। यानी ये बैक्टीरिया मोस्ट लाइकली जो इन्फेक्शन काज करते हैं वो स्टेफाइलोकोकाई है, और ये एपिडर्मस में रहते हैं। उनके हैबिटेट ये एपिडर्मस है, हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वीट और ऑयल ग्लैंड्स हैं। ऑयल, इसको हम सीबम भी बोलते हैं, जो हमारा जो स्किन ऑयली होता है ये सीबम की वजह से होता है, ठीक है। इसको भी हम केमिकल फैक्टर्स में फिर तफसील से पढ़ेंगे। Infections of the skin and underlying tissues frequently result from the burns, cuts, stray or cracks, wounds or other conditions that break the skin. An infection of the skin या underlying tissues वो किस वजह से होती हैं? तो ये वजूहात है, बर्न्स हो गए, कोई जगह जल गई, कट्स आ गई, क्रैक्स आ गया, ज़ख़म हो गए, या दीगर जो कंडीशन है जो स्किन की कट्स या बर्न्स या क्रैक्स काज करते हैं, ठीक है जी। तो इस वजह से इन्फेक्शन ऑफ स्किन हो जाते हैं या उनकी अंडरलाइंग टिश्यूज़ में इन्फेक्शन आ जाता है। एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियल सेल that line blood and lymphatic vessels are not closely packed like those of the epidermis. and epithelial cells जो कि ब्लड और लिम्फेटिक वेसल को लाइन करते हैं, यानी ब्लड के वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको हम एंडोथेलियल सेल कहते हैं। याद रखिए, इनको हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स। लेकिन ये क्लोजली पैक नहीं होते, नॉट क्लोजली पैक्ड like those of the epidermis, although this arrangement permits defensive and immune cells to move from blood and to tissues during inflammation. अगरचे वो क्लोजली पैक नहीं होते, लेकिन उनकी अरेंजमेंट उनको परमिट करते हैं ये इम्यून सेल्स को, डिफेंसिव सेल्स को, कि वो ब्लड से आके इन्फ्लेमेशन की जगह पे आ जाए, ठीक है जी। इट आल्सो परमिट्स माइक्रोब्स टू मूव एंड टू एंड आउट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लड और लिम्फ में उनके अंदर आने और उनके बाहर जाने की वो परमिशन देते हैं, वो परमिट करते हैं कि माइक्रोब्स अंदर भी आ सके, बाहर भी जा सके, ठीक है जी। अभी है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि सेकंड फिजिकल फैक्टर है। दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ एन एपिथेलियल लेयर एंड अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इनमें एपिथेलियल लेयर भी है और अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू लेयर भी है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनहैबिट द एंट्रेंस ऑफ मैनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये कहाँ पे होते हैं? दे लाइन द एंटायर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, रेस्पिरेटरी एंड जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स। यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं और ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपने भूलना नहीं, डोंट फॉरगेट इट। द एपिथेलियल लेयर ऑफ अ म्यूकस मेम्ब्रेन सेक्रीट्स अ फ्लूइड कॉल्ड म्यूकस। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन का एपिथेलियल लेयर है ये एक फ्लूइड सेक्रीट करता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। अ स्लाइटली विस्कस और थिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय गॉबलेट सेल्स।
ख़ास किस्म के सेल्स है गॉबलेट सेल्स, जो इस थिक विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करता है और इसको हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस प्रिवेंट्स द ट्रैक्ट्स फ्रॉम ड्राइंग आउट, यानी ये ड्राई आउट होने से इन ट्रैक्ट्स को रोकता है। कौन सा ट्रैक्ट्स को? जिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया, रिस्पिरेटरी हो गया, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स हो गए, इनको ड्राई होने से बचाता है। Beside these physical barriers, several other physical factors help protect certain epithelial surfaces। यानी सिर्फ ये दो नहीं है कि महज स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, इनके अलावा भी कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमें डिफेंसिव मैकेनिज्म में, डिफेंसिव रिस्पॉन्स में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मैकेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स द आइज इज़ द लैक्रिमल apparatus, a group of structures that manufactures and drains away tears। यानी इसको हम लैक्रिमल apparatus कहते हैं। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा एक मैकेनिज्म है जो कि टीयर्स को ड्रेन अवे में हेल्प देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है। आप इधर लैक्रिमल apparatus का डायग्राम देख सकते हैं कि द वॉशिंग एक्शन of the tear is shown by the red arrow passing over the surface of the eyeball। Tears produced by the lacrimal glands pass across the surface of eyeball into small holes that convey the tears into the lacrimal canals and the nasolacrimal duct। आप देख रहे हैं ये lacrimal gland हो गया, ये lids हो गई, upper eyelid, lower eyelid, ये lacrimal canal है जहाँ जिसके थ्रू टीयर्स आ जाते हैं। कहाँ पे? नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में, और लास्ट में नोज़ में आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमें कहीं परेशानी होती है तो आप देखते हैं आंसू के साथ साथ हमारे नथनों में फ्लूइड आ जाता है, तो यही वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है और नोज़ के थ्रू ये पास टीयर्स जो एक्सेसिव प्रोडक्शन इसकी होती है तो नोज़ के थ्रू भी इसकी सिक्रीशन होती है। ठीक है जी, आइज़ के थ्रू भी और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू भी नीचे आ जाती है। तो ये है लैक्रिमल apparatus। द लैक्रिमल ग्लैंड्स लोकेटेड टुवर्ड द अपर आउटरमोस्ट पोर्शन ऑफ ईच आई सॉकेट प्रोड्यूस द टीयर्स एंड पास देम अंडर द आईलिड। ठीक है जी, यही लैक्रिमल ग्लैंड्स ये रास्ता बनाते हैं टीयर्स के लिए। ठीक है जी, अभी tears pass toward the corner of the eye near the nose and into two small holes that lead through tubes lacrimal canals to the nose। यानी हम नोज़ तक आ जाते हैं lacrimal apparatus के थ्रू। nasolacrimal जो डक्ट है, nasolacrimal duct, उसके थ्रू आते हैं। The tears are spread over the surface of the eyeball by blinking। आपने ये तो हम करते हैं लेकिन शायद सोचते नहीं हैं कि ये जो ब्लिंकिंग है, आइस का ये पलक झपकना, ये दरअसल टीयर्स को आई बॉल के ऊपर उसको स्प्रेड करने के लिए है। ब्लिंकिंग का मकसद ये है ताकि आई को वो सॉफ्ट और मॉइस्ट रख सके। नॉर्मली द टीयर्स इवापोरेट और पास इनटू द नोज एज फास्ट एज दे आर प्रोड्यूस्ड। नॉर्मली यानी इस टीयर्स इवापोरेट होते हैं या नोज तक पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, This continual washing action prevent microorganisms from settling on the surface of eye। ये भी हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि ये कंटिन्यूस जो वॉशिंग एक्शन है ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते हैं। ये भी हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है ताकि उधर उनकी सेटलिंग ना हो, ताकि उधर वो ग्रो ना कर सके, वो सिट ना हो सके। ठीक है जी, If an irritating substance or more microorganisms come in contact with the eye, the lacrimal glands start to secrete heavily। जैसे ही कोई इरिटेटिंग सब्सटेंस आता है, ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करते हैं? स्टार्ट टू सेक्रीट हेवीली। टीयर्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है एंड द टीयर्स एक्यूमुलेट मोर रैपिडली देन दे कैन बी कैरिड अवे। टीयर्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। दिस एक्सेसिव प्रोडक्शन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये भी हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है बिकॉज द एक्सेस टीयर्स डाइल्यूट, ये डाइल्यूशन करते हैं एंड वॉश अवे द इरिटेटिंग सब्सटेंस और द माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को वॉश आउट करने के लिए इसकी हैवी प्रोडक्शन होती है, एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है। अब यह सी नंबर सलाइवा in a cleansing action very similar to that of tears, saliva which is produced by the salivary glands।
ठीक है जी। यानी जिस तरह टीयर्स का क्लींजिंग एक्शन था, उनका एक डिफेंसिव एक्शन था, इसी तरह सलाइवा की भी है, जो कि सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और उनका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स डाइल्यूट द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को डाइल्यूट करने के लिए इसकी सिक्रीशन होती है। एंड वॉश देम फ्रॉम बोथ द सरफेस ऑफ टीथ एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। ठीक है जी, ये सरफेस ऑफ टीथ से भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को वॉश करते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन से भी वॉश आउट करते हैं। दिस हेल्प्स प्रिवेंट कॉलोनाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी ये इनकी कॉलोनाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। और कॉलोनाइजेशन एक स्टेप है, इन्फेक्शन का एक स्टेप है। ठीक है जी, ताकि उधर वो कॉलोनाइज ना हो, उधर ग्रो ना कर सके, उधर पिनअप ना सके। द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स हैव मेनी फिजिकल फॉर्म्स ऑफ डिफेंस, यानी ये जो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स हैं, उनके मैनी फिजिकल फॉर्म्स है डिफेंस के। और म्यूकस, ये भी जिसे हमने पहले पढ़ लिया म्यूकस का, तो ये पहले डिस्कस हुआ है। म्यूकस जो कि थिक सेक्रेटरी फ्लूइड है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज आल्सो हैज़ म्यूकस कोटेड हेयर्स, यानी जो नोज़ है, नोज़ में भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, उनमें हेयर्स है और ये म्यूकस कोटेड है। ठीक है जी। that filter inhaled air and trap microorganism, dust and pollutants। ये क्या करते हैं? ये एयर, जो इनहेल्ड एयर है, उनको फिल्टर करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं, डस्ट को ट्रैप करते हैं, पोल्यूटेंट्स को ट्रैप करते हैं। ये इनका फ़ायदा है, ये हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है। द सेल्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर कवर्ड विद सीलिया। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनमें कुछ सेल्स हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? बाय मूविंग सिंक्रोनसली, जो कि सिमल्टेनियस अकरेंस को कहते हैं, ये बैक वक्त मूव करते हैं। तो क्या करते हैं? दिस सीलिया प्रोपेल इनहेल्ड डस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट हैव बिकम ट्रैप्ड इन म्यूकस अपवर्ड टुवर्ड द थ्रोट। ये सीलिया क्या करते हैं? एसिंक्रोनसली, सिमल्टेनियसली, बैक वक्त ऐसे मूवमेंट करते हैं कि जो इनहेल्ड डस्ट है, इनहेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, जो कि ट्रैप हुए हैं म्यूकस के साथ, तो उनको थ्रोट की तरफ धकेलते हैं। ठीक है जी। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड सीलियरी एस्केलेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? सीलियरी एस्केलेटर। और ये जो कफिंग एंड सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सीलियरी एस्केलेटर। यानी आप देख सकते हैं कि जो ट्रैप्ड पार्टिकल है म्यूकस में, या कोई पैथोजन है, कोई भी इन्फेक्शस एजेंट है, वो इधर म्यूकस में ट्रैप हो जाता है। और ये जो सीलिया इधर मौजूद है, वो इनको प्रोपेलिंग मूवमेंट के थ्रू थ्रोट की तरफ वो धकेल लेते हैं, उसको पुश करते हैं और इसको प्रिवेंट करते हैं। दिस इज़ द सीलियरी एस्केलेटर। Microorganisms are also prevented from entering the lower respiratory tract by a small layer of cartilage called the epiglottis, which covers the larynx or voice box during swallowing। इन microorganisms को prevent करने का एक और तरीका भी है ताकि वो lower respiratory tract तक न पहुँचे, और वो है a small layer of cartilage के थ्रू, जिसको हम epiglottis बोलते हैं, और ये ग्लाटिस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये ग्लाटिस और लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स के ऊपर मौजूद होते हैं ताकि स्वॉल्विंग के दौरान माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर दाखिल ना हो। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ द यूरेथ्रा बाय द फ्लो ऑफ यूरिन इज अनदर फिजिकल फैक्टर दैट प्रिवेंट्स माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन इन द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। यानी एपिग्लॉटिस का हो गया, सलाइवा का एक्शन हो गया, इसी तरह फ्लो ऑफ यूरिन का एक्शन भी है। ये क्या करते हैं? ये यूरेथ्रा की क्लींजिंग करते हैं और इसी तरीके से ये माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। कहाँ पे? जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में। When infections or urinary catheters alter urine flow, urinary tract infections may develop। यानी ये कैथेटराइजेशन के साथ ज़्यादातर लिंक्ड हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ये कैथेटराइजेशन के साथ ज़्यादा होती हैं।
इसी तरह विजाइनल सेक्रीशंस हैं। विजाइनल सेक्रीशन लाइकवाइज माइक्रोऑर्गेनिज्म आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी जो विजाइनल सेक्रीशंस हैं ये भी दरअसल हमारा फीमेल का प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। पेरिस्टालसिस हो गया, डिफिकेशन और एक्सक्रीशन एंड वोमिटिंग आल्सो एक्सपेल माइक्रोब्स, ये भी माइक्रोब्स को एक्सपेल करते हैं। एंड रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल टॉक्सिन्स द मसल्स ऑफ द gastrointestinal tract contract vigorously, result in vomiting and or diarrhea, which may also rid the body of microbes। यानी माइक्रोबियल टॉक्सिन्स के रिस्पॉन्स में क्या होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो मसल्स हैं उनकी वेगोरस कंट्रैक्शन होती है और इस वजह से एंटीपेरिस्टालसिस होती है, जिसके नतीजे में वॉमिटिंग होती है और डायरिया हो सकता है, या सिर्फ वॉमिटिंग या डायरिया, और या दोनों हो सकते हैं, और इसके थ्रू बॉडी माइक्रोब से फ्री हो जाती है। यह भी हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है। So dear students, that's enough for today. Thanks for watching the video. Please don't forget to subscribe my channel. See you in the next lecture.